ओके, तो अपना टॉपिक है नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। कल अपन ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, याद है? डेफिनेशन पूरी लंबी बोली थी मैंने। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी घुला सकता हूं मैं ना। ओके, अपने को सॉल्युबिलिटी दो अलग अलग पार्ट में पढ़नी है। ये पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और एक पढ़ना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है, ओनली एंड ओनली थ्योरी है, और बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। और गैस इन लिक्विड में न्यूमेरिकल पार्ट भी है, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत सारा है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है हेनरीज लॉ का। ओके, क्या बात समझ में आ रही है? तो कुछ टर्म्स है जो पहले मैं इसकी बता रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सबसे पहले एक बताओ, क्या हर चीज हर दूसरी चीज में मिक्स हो सकती है या सॉल्युबल हो सकती है? जैसे नमक पानी में डिजोल्व होता है, क्या नमक ऑयल में डिजोल्व हो जाएगा? क्या नमक बेंजीन में डिजोल्व हो जाएगा? बेंजीन भी एक लिक्विड है, हो जाएगा क्या? क्या नमक CCl4 में डिजोल्व हो जाएगा? CCl4, बेंजीन, CH2 और जितने भी इनको बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, तुम ध्यान दो तो बात हो, है ना? ध्यान दो एक बार। CCl4, बेंजीन, CH2 ये सारे कौन से सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और जो पानी है वो कैसा है? ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और पानी को बोलते हैं अपन पोलर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इन सबको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब ये चीज क्या है सर, इसको कैसे समझे? तुमने अगर पढ़ा हो क्लास 11th में, कुलदीप लास्ट बार है ना, ठीक है, खड़ा हो, इधर बैठ, इस पे आ। तुमने क्लास 11th में पढ़ा हो तो पोलर नॉन पोलर पढ़ा था। पानी का मॉलिक्यूल का एंगल तुमको पता है ऐसा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन 104 डिग्री, सही है। इसके अंदर डाइपोल बनता था, एक साइड माइनस और एक साइड प्लस, ठीक है। इसके अंदर क्या बनता था? डाइपोल। वो चाहे कुछ भी हो, अगर मैं पढ़ा रहा हूं ना तो बेटा क्या करना है, फिर ध्यान का होना चाहिए। हाँ देखो ही कह रहा हूं, ओके। क्या डाइपोल बनता था? नमक वगैरह जितने भी है ना, ये सारे आयनिक है, NaCl वगैरह। तो जैसे ही पानी में जाएंगे ना, जैसे ही NaCl पानी में गया, इसको थ्योरी देखना कैसे होता है डिजोल्व असली में पानी में। नमक तुमने जो लिया है ना, बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल से ऐसे है ना, उस क्रिस्टल में बहुत सारे NaCl है और लेटिस बनी हुई उसकी, एक Na एक Cl एक Na एक Cl, ऐसे आपस में बहुत सारे जुड़े हुए 3D में। समझ में आ रही है बात? जैसे ही वो पानी में गया, क्यों Na पे पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस है, और Cl पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। क्या एक कैटायन और एनायन में पूरा बटा हुआ है सॉलिड ऐसा? अंदर बहुत सारे कैटायन है, बहुत सारे क्या है? एनायन है। तो प्लस और माइनस है। अगर सामने कोई और प्लस माइनस आया, क्या इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होगा? क्योंकि पानी के अंदर प्लस माइनस बने हुए होते हैं। जैसे ही पानी में जाएगा तो पानी के मॉलिक्यूल इसको घेरना शुरू हो जाएंगे। घेरना मतलब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि इसमें चार्ज है प्लस माइनस। पानी के मॉलिक्यूल के खुद के ऊपर भी चार्ज क्या है? क्योंकि इसी के लिए उसको क्या बोला जाता है? पोलर। इनके ऊपर कोई चार्ज, CCl4 को देखो, CCl Cl Cl Cl, सारे के सारे वेक्टर कैंसिल नहीं होते थे, याद है? सही है, सारे कैंसिल होते थे नीचे ऊपर बराबर बराबर। इसलिए ये कैसा है? पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर। इसमें कोई चार्ज, तो नमक का पार्टिकल जैसे इसमें जाएगा ना, अगर नमक का पार्टिकल जैसे अगर CCl4 में जाता तो उसके ऊपर कोई अट्रैक्ट करना आता ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो सीधा सीधा जैसा है वैसा वैसा नीचे बैठ जाएगा, अंदर घुलेगा नहीं। लेकिन पानी के मॉलिक्यूल बार बार इसके आसपास आ रहे हैं लगातार, ये आया है ना। इधर से देखोगे तो माइनस वाले के पास आएगा प्लस वाला पार्ट, और प्लस वाले के पास माइनस वाला पार्ट, ऐसे हजारों पानी के मॉलिक्यूल घेर देंगे। और जैसे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्या एनर्जी डेवलप नहीं होगी, हीट डेवलप नहीं होगी? उसके कारण ये वाले बॉन्ड क्या हो जाएंगे? टूटना शुरू हो जाएंगे। Na+ को पानी उठा के लेके चले जाएंगे कहीं से, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल, सही है। Cl- को बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उठा के ले जाएंगे, तो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे सबके, और उसको बोलते हैं अब अपने को नमक अंदर दिख नहीं रहा, क्योंकि अपनी विजिबल आइज में वो पॉसिबल, अपन उसको बोलेंगे डिसॉल्व हो गया है।
क्या डिजोल्व होने की साइन समझ में आई? समझ में आई? तो नमक किस में डिजोल्व हो सकता है? पोलर सॉल्वेंट में। या ऐसा कह दूं, आयनिक कंपाउंड, नमक सारे आयनिक है, इसमें कैटायन आयन होता है। आयनिक कंपाउंड किस में डिजोल्व होंगे? पोलर में या नॉन पोलर में? सही है। और नॉन पोलर में कौन से डिजोल्व होंगे? जो आयनिक नहीं है। जैसे ऑयल है, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल बेंजीन वगैरह में डिजोल्व हो जाएगा। नॉन पोलर में नॉन पोलर डिजोल्व होंगे और पोलर में पोलर। जिसके पहले से पोल बने हुए हैं उसमें पोल वाले काम आएंगे, जिसके पोल नहीं है तो उसके साथ पहले कौन काम आएगा? नॉन पोलर। और इस रूल को बोला जाता है लाइक डिजोल्व लाइक। एनसीईआरटी में बहुत बोल्ड में लिखा हुआ ये लाइक डिजोल्व लाइक। क्या एक्सप्लेन करता है आपको? शिशुपाल खड़ा हो और बता। बस समझ में आई बात? बैठ। लाइक डिजोल्व लाइक क्या एक्सप्लेन करता है आपको? कि पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व होंगे? पोलर सॉल्वेंट में। और नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजोल्व होंगे? बस पहला कंसेप्ट क्लियर। क्या ये अपने आप याद रह जाएगा? ऐसे ऐसे कंसेप्ट करने अपने को क्लियर। समझ में आ रही बात? दूसरी बात अब करते हैं। ये कंसेप्ट हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट अपने पास ऐसा कि अगर कोई मेरे पास लिक्विड है, पानी है, उसमें मैं शुगर ऐड कर रहा हूं मान लो, तो ऐड करता जाऊंगा कि आखिर एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके क्रिस्टल्स रह के डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बन जाएगा ना जिसमें अब मैक्सिमम कंसंट्रेशन आ चुकी है या सॉल्युबिलिटी आ चुकी है, सॉल्युबिलिटी आ चुकी है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? और पता है वैसे डिसॉल्व होने वाला प्रोसेस जो है वो कुछ ऐसे होता है, देखना। सॉल्यूट आया अंदर, इसको रिएक्शन में ऐसे लिखेंगे, वो सॉल्वेंट के साथ मिला और अंदर क्या बन गया? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बनने के, घुलने के प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे डिसॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? पर एक चीज मेरे को बताओ, पिछले वाले फोटो में आते वापस, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, है ना। पानी के मॉलिक्यूल के आयने को उठा के लेके जा रहे थे, यहाँ पे सीएल को उठा के लेके जा रहे थे, बहुत सारे उठा के लेके जा रहे थे, सही है। तुमने और नमक मिलाया और घुल रहा था, देव इधर ध्यान दे, और नमक मिलाया और घुल रहा था, तो अंदर बहुत सारे Na+ Cl- फैले हुए हैं, वो रुके हुए या मूवमेंट कर रहे हैं? मूवमेंट हो रहे होंगे सबके। तो Na+ इधर जा रहा होगा, कहीं Cl- जा रहा होगा, ये सब हो रहा होगा लगातार। पहले तो क्वांटिटी कम थी तो आराम से मूवमेंट हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, ठीक है ना। पर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, कहीं कहीं ऐसा हो रहा होगा कि Na और Cl आपस में टकराए, और इतना टकरा के कि वापस क्या बन गया? वो NaCl। क्या ये प्रोसेस जो है कहीं कहीं रिवर्सिबल भी होगा ना? शुरुआत में कम अमाउंट में होगा, थोड़ा बहुत हो रहा होगा अंदर, पर जैसे जैसे नमक मिलाते जाओगे तो रिवर्स वाली रिएक्शन क्या होती जाएगी? ज्यादा तेजी से हो रही होगी, और फॉरवर्ड वाली स्लो होती रहेगी। शुरुआत में फॉरवर्ड मतलब डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, और रिवर्स वाले प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वापिस जमना। इनिशियल में जब तुमने नमक मिलाना शुरू किया, दिव्यांश ध्यान दे, सारे वर्ड सुनो, इंपॉर्टेंट है ना। इनिशियल में तुमने नमक मिलाना शुरू किया तो फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस, वो बहुत फास्ट था, तो उसकी स्पीड थी 10 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, और क्रिस्टलाइजेशन 1 मॉलिक्यूल पे ही था, कि वो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं पास में कि वापस क्या बन जाए? NaCl। जैसे जैसे नमक मिलाते गए क्वांटिटी बढ़ती गई, फॉरवर्ड की रेट क्या हो गई? कम, बैकवर्ड की रेट क्या हो गई? बढ़ गई। एक टाइम ऐसा आएगा इसमें फॉरवर्ड और रिएक्शन, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, इतना नमक मिला दिया है कि जितना घुल रहा है ना एक टाइम पे, उतना ही वापस क्या कन्वर्ट हो रहा है? क्रिस्टल्स में। तब अपन कहेंगे क्या रीच हो चुका है? इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है। फिर उसके बाद एक और पार्टिकल मिलाया ना, तो रिवर्स वाली रिएक्शन क्या है? भारी अब, इसलिए वो क्रिस्टल का क्रिस्टल रह जाएगा, या वो डिसॉल्व हो जाएगा तो कहीं और क्रिस्टल डेवलप हो जाएगा। समझ में आ रही? कहीं और क्यों बात समझ में आया? वो डिसॉल्व हो गया तो कहीं और होगा ना क्रिस्टल डेवलप। क्या बात समझ में आई? तो ये टोटल इक्विलिब्रियम डेवलप होता है। और सैचुरेटेड कब बनता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तब दोनों की रेट क्या हो जाएगी? सेम, सैचुरेटेड बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या अभी तक क्लियर है चीज? हेलो, हाँ। अब एक और चीज सुनो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब घुल रहे हैं, क्या इनकी डिस्टेंसेज में फर्क नहीं पड़ेगा? पहले पानी के मॉलिक्यूल पास पास थे, दूर दूर थे, जैसे भी थे, अंदर Na+ और Cl- आए, अगर क्या डिस्टेंस या तो बढ़ सकती है या तो डिस्टेंस क्या हो सकती है? कम। या तो वो आके अट्रैक्शन बढ़ाएंगे अंदर, समझ में मेरी बात आ रही है? या को नया आके अट्रैक्शन बढ़ाएगा
या नया आके एट्रैक्शन क्या करेगा, कम करेगा। दो चीजें हो सकती है, एकदम बराबर रहने की पॉसिबिलिटी तो है पर वो कम है, कुछ कुछ के साथ होती है। या तो नया आके क्या करेगा, एट्रैक्शंस बढ़ा देगा, मॉलिक्यूल को पास में ले आएगा, या नया आके क्या करेगा, एट्रैक्शंस लूज करा देगा। अब देखना मेरी बात, जब नया आया और मॉलिक्यूल्स को बोला तुम पास आ जाओ, तो पहले से पहले मॉलिक्यूल यहां थे, अब डिस्टेंस क्या होगी उनकी, कम। उनकी डिस्टेंस क्या होगी, ये कम। अगर डिस्टेंस कम भी है तो कुछ एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज। अगर डिस्टेंस कम भी है तो कुछ एनर्जी क्या हुई होगी, रिलीज। इसलिए ये प्रोसेस उस टाइम क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और साथ में यहां क्या लिखना पड़ेगा पता है, हीट। और ऐसा भी होता है कि जैसे तुमने नमक मिलाया, जैसे तुमने क्या मिलाया, नमक, ओके, तो उसने क्या किया, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंसेस बढ़ा दी, पानी के मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंसेस क्या कर दी, बढ़ा दी। तो इस डिस्टेंस क्या अपने आप बढ़ेगी क्या, कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी इसको, गेन। तो हीट क्या की इसने, एब्जॉर्ब। तब ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो सॉल्यूशन बनने का प्रोसेस जो है वो दो तरीके का हो सकता है, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके का हो सकता है। कौन कौन सा, एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये भी कंसेप्ट में आ गया अब कि ये तो पॉसिबल होगा ही होगा, अपने समझा आज है इसको, है ना, अंदर हुआ तो ऐसा ही होगा कि एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज सुनना, मान लो कोई एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो वो वाला हटाऊं एक बार, तो ऐसा होगा, देखो सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट से क्या बन रहा है, सॉल्यूशन। अभी कैसा पता चल रहा है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, एंडो। हीट किसने क्या की है, एब्जॉर्ब। डिस्टेंस क्या की है, बढ़ाई है, सही है। मान लो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, तो हीट इसने क्या की है, एब्जॉर्ब। एंडोथर्मिक प्रोसेस के अंदर इसका सैचुरेशन आ चुका है, मान लो इसका सैचुरेशन क्या हो चुका है, आ चुका है। अब मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, टेम्परेचर बाहर से दे रहा हूं, हाँ, इसको टेम्परेचर बाहर से दिया, तो इनमें से कौन सी चीज बढ़ी है, इन तीनों में से हीट बढ़ी है। अच्छा, कोई भी रिएक्टेंट साइड की क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूं अगर मैं, तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। अगर मैं कोई रिएक्टेंट की क्वांटिटी बढ़ाऊं, हीट भी एक तरह से रिएक्टेंट है, अभी इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊं तो रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। मतलब हीट देने से एंडोथर्मिक वाले के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। चाशनी जो बनाते हैं ना, अब समझ में आ रहा है, शुगर सिरप बनाया, हलवाई ने बनाई चाशनी, और इसको गर्म किया, और गर्म किया तो और शुगर मिल गई अंदर, क्योंकि वो प्रोसेस कैसा था उसका सॉल्यूशन बनने का, एंडोथर्मिक था। अब बात समझ में आई, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट देने से, एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट देने से उसका सैचुरेशन और बढ़ जाएगा या सॉल्युबिलिटी और बढ़ जाएगी। और एक्सो में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर हीट दूंगा ना, क्रिस्टल और बढ़ जाएंगे अंदर एक्सो में, क्योंकि एक्सो में हीट यहां होगी तो रिवर्सिबल वाली ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, सही है। तो मेरे को एक बताओ, जो चाशनी बना रहे हैं वो एक्सो वाला पार्ट है कि एंडो वाला पार्ट है, एंडो वाला, ठीक है ना। कई दुनिया में ऐसे प्रोसेसेस भी है सॉल्यूशन बनने के जिसमें क्या होता है, एक्सो। एक्सो होगा तो हीट बाहर क्या होगी, रिलीज। जैसे तुम हाथ में है ना, कभी डिटर्जेंट पाउडर लेना, सर्फ, ठीक है, उसमें पानी मिलाना, थोड़ा पानी मिलाना, है ना, तुमको बहुत सारी हीट फील होगी अंदर हाथ पे, ऐसा देखना, ट्राई करके देखना। क्यों, क्योंकि उससे हीट क्या हो रही है, सॉल्यूशन बनने के बाद पानी और उसका सॉल्यूशन बनेगा, और उससे हीट क्या हो रही है, रिलीज, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, पास में आ रहे हो, और हीट क्या हो रही है, रिलीज। वो एक्सो वाला है, वो क्या है, एक्सो वाला। उसको और हीट किया ना, उसको और हीट किया तो क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है अभी? तो एंडो और एक्सो वाला समझ में आया। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, ठीक है, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है कभी? हाँ, बढ़ सकती है। तो कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल इन एंडोथर्मिक प्रोसेसेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज सॉल्युबिलिटी आल्सो इंक्रीज। पहले एक वर्ड चाहिए अपन को, कौन सा, अकॉर्डिंग टू ली चैटिलियर्स, और ये रिएक्शन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अब एक कंसेप्ट और सुनो आज का,
सुनना, ये हलवाई था अपना, हलवाई वापस ले आया था हलवाई को, है ना। हलवाई ने शुगर मिलाई, गर्म किया उसको, शुगर सिरप को, शुगर और मिलाई और मिलाई, और उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती गई। पर वापस उसको जब ठंडा कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, वापस कम हो जाएगी, पर अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स तो फंसे हुए हैं ना फिर तो मेरे को क्या फिनोमेना दिखेगा वहां पे, लार्ज अमाउंट में क्रिस्टलाइजेशन मिलेगा ऊपर ऊपर, क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ रही बात। पहले चाशनी बनाई थी तो गर्म किया था, गर्म किया तो बहुत सारी शुगर खुश गई अंदर, वापिस अपन ने उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, कम। जैसे उसका टेम्परेचर कम किया तो अब उसकी सैचुरेशन तो कम है, उसकी सॉल्युबिलिटी तो कम है, पर अंदर पहले से नमक शुगर मौजूद क्या है, ज्यादा। ऐसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, क्या 3 वर्ड समझ में आए। सैचुरेटेड समझ में आ गया था, सुपर सैचुरेटेड समझ में आ गया। अनसैचुरेटेड क्या होगा, इसमें और घुला सकते हैं, जिसमें सैचुरेशन अभी तक आया नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको, ठीक है। एनसीईआरटी दो एक बार।